गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि सीबीएसई डेट शीट आ चुकी है और आप सबको पता चल ही गया होगा कि ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है सीबीएसई डेट शीट में वो 29 फरवरी को है। तो अब हम रिवीजन के तौर पे जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो सैम्पल पेपर्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें सबसे ऊपर जो है आपका रोल नंबर है, जहाँ पे कि हर एक स्टूडेंट को अपना रोल नंबर वहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं, तो इन गाइडलाइंस को सभी को ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चंस हैं और कितने सेक्शंस में उनको बांटा गया है और हर एक सेक्शन में कितना क्या क्या मार्किंग सिस्टम है, कौन से जो हैं शॉर्ट आंसर्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन जो है वो जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें दिया होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए यानी खंड क से, तो जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोशल फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कारक है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, मिनरल्स खनिज, अर्बनाइजेशन नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, और लास्ट ऑप्शन है अनरेस्ट या फिर अशांति। तो इनमें से बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जो खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यानी कि आर्थिक कारक हैं। तो हमें पूछा गया है कि सामाजिक कारक कौन सा है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अशांति या अनरेस्ट, यही सोशल फैक्टर है जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम्स अंडर वेरी हाई कैटेगरी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक की अति उच्च श्रेणी में आता है। और आपके ऑप्शंस हैं मैक्सिको, सिंगापुर, चाइना एंड कोलंबिया। तो इन चारों में से जो हाईएस्ट कैटेगरी है एचडीआई की, यानी कि मानव विकास सूचकांक की, तो वो है, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.992 है, जो कि पूरे एशिया में सबसे अधिक है। मतलब कि एशिया में अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि एशिया का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, तो उसमें भी आपका आंसर आएगा सिंगापुर। तो इसमें भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें कॉलम 1 में जो दिया है वो है रेलवे जोन्स और कॉलम 2 में जो है वो है हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पे पहला है जो ऑप्शन दिया है नॉर्थ सेंट्रल, तो नॉर्थ सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो है इलाहाबाद प्रयागराज। देन ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। वेस्ट सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर। और जो लास्ट है साउथ सेंट्रल, उसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिलेटेड टू लद्दाख, यानी लद्दाख का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। और ऑप्शंस हैं मलेशिया, बी मैक्सिको, सी भारत, डी ब्राज़ील। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि लद्दाख है क्या। तो हमने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है, स्थानांतरी कृषि, या इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो इसी जो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, इसका कई जगह कई देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि मिल्पा, इसे सेंट्रल एशिया या मैक्सिको इस एरिया में इसको मिल्पा नाम से
जाना जाता है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, यहाँ पे इसको ज़ूमिंग कहा जाता है, झूमिंग जिसे बोला जाता है। और जो लदांग है, लदांग वर्ड यूज़ होता है इस एग्रीकल्चर के लिए इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है मलेशिया, तो मलेशिया इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोर्ट डिज़ाइन टू रिसीव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स इज़, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया पत्तन है, कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके न्यू मैंगलुरु, बी हल्दिया, सी कांदला एंड डी तोतीकोरिन। तो इन सभी में से जो करेक्ट आंसर है, जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को ग्रहण करने के लिए और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया पत्तन है, वो है कांदला, जो कि गुजरात में है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि परिवार नियोजन के उद्देश्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है कंट्रोल द बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर को नियंत्रित करना, तो ये भी करेक्ट है। सेकेंड वन इज़ स्पेसिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के जन्म के बीच में अंतराल रखना, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सी इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ, यानी कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना, ये भी करेक्ट है। एंड द लास्ट वन इज़ रिड्यूसिंग द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें से जो विकल्प हैं, विकल्प हमारा जो बी ऑप्शन है, बी विकल्प है, वो सही है कि इसमें केवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो हैं वही सही स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी रूट इज़ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग विश्व का व्यस्तम जल मार्ग है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, बी द साउथ पैसिफिक सी रूट, यानी कि दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग, नेक्स्ट इज़ द नॉर्थ एटलांटिक सी रूट, यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, और लास्ट ऑप्शन है द साउदर्न एटलांटिक सी रूट, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो इनमें से जो विश्व का सबसे बिजिएस्ट या सबसे व्यस्तम जल मार्ग जो है, समुद्री मार्ग जो है, वो है ऑप्शन सी द नॉर्थ एटलांटिक सी रूट, यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, या इसे उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग भी कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द गिवन रिसोर्सेज एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कम्युनिटीज़ रिसोर्स, यानी कि हमें कुछ जो संसाधन हैं उनके नाम दिए गए हैं और हमें चूज़ करना है कि उनमें से सामुदायिक संसाधन कौन से हैं। तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पे किसी व्यक्ति का वो पर्सनल नहीं होगा, वो मतलब पूरे समुदाय, पूरे समाज का उस पर अधिकार होता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके, सबसे पहला है विलेज वाटर बॉडीज़, यानी कि ग्रामीण जलाशय, तो ये एक कम्युनिटी रिसोर्स है। सेकंड है विलेज एग्रीकल्चरल लैंड, तो ग्रामीण कृषि भूमि, तो ये सामुदायिक नहीं है। थर्ड है विलेज रेजिडेंशियल लैंड, यानी कि जो ग्रामीण रिहायशी भूमि है, तो ये भी कम्युनिटी की नहीं होती है, ये पर्सनल होती हैं, निजी होती हैं, निजी संपत्ति है ये। और उसके बाद लास्ट है पास्चर लैंड या चारागाह भूमि, तो चारागाह भूमि जो है वो सामुदायिक संसाधन होती है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों जो हैं वो सही हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, यानी केवल फर्स्ट और फोर्थ ही सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रीजन ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, यानी कि जो वाणिज्य डेयरी कृषि है इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप यानी कि उत्तर पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी है कनाडा रीजन यानी कि कनाडा का क्षेत्र, नंबर थर्ड न्यूजीलैंड रीजन एंड नंबर फोर्थ साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एरिया है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप यानी कि उत्तर पश्चिमी यूरोप, जहाँ पे कि डेयरी फार्मिंग जो है वो एक मेजर ऑक्यूपेशन के रूप में और इसको मतलब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द 2011 सेंसस हैज़ डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू द मेजर कैटेगरीज, यानी कि 2011 की जनगणना में जो भारत के श्रमजीवी जनसंख्या है उनको अलग अलग संवर्गों में बांटा गया था, 4 मुख्य जो उसके कैटेगरीज थी। तो उसमें से हमें सही विकल्प चुनना है कि वो कौन सी कैटेगरीज थी। तो वो कैटेगरी इस तरह से है, सबसे पहला है कल्टीवेटर्स, सेकंड इज़ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, देन हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड देन द अदर वर्कर्स, यानी कि सबसे पहले कृषक वर्ग, फिर उसके बाद है कृषि मजदूर, फिर उसके बाद है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और उसके बाद है अन्य श्रमिक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें 2 कथन दिए हुए हैं तो हमें चूज़ करना है कि सही इनमें से क्या है और कैसे है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो ये है कि विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन स्लोली मर्ज्ड विद कंप्यूटर, यानी कि सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार का सीधे सीधे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया है। तो ये करेक्ट मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है कि इट रिजल्टेड इन इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स टर्म्ड एज इंटरनेट, और जो फलस्वरूप में यानी इसका जो रिज़ल्ट है, ये जो कंप्यूटर में जो विलय हुआ है, इसका जो परिणाम स्वरूप वो क्या है कि एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से हमें जो विकल्प दिए हैं तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहले का ही परिणाम है, पहले का ही रिज़ल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 1 जो 2 है वो कथन 1 का सही परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। तो हमें ये कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और इसमें से हमें बताना है कि आधुनिक जो भारतीय भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जो है अधिकतम से न्यूनतम की तरफ को। तो इसमें 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं और जो इसका सही आंसर जो है वो है सबसे पहला इंडो यूरोपियन, सेकेंड इज़ ड्राविडियन, थर्ड इज़ ऑस्ट्रिक एंड थर्ड इज़ सिनो तिब्बतन, यानी कि जो इसमें सही जो विकल्प है वो है ऑप्शन ए यानी कि भारतीय यूरोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। तो ये जो ऑप्शन ए है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉडर क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि चारे की फसलें निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि का मुख्य घटक हैं। और आपके ऑप्शंस हैं
मिक्स्ड यानी मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि। बी मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय कृषि। सी कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी कृषि। एंड डी कलेक्टिव यानी कि सामूहिक कृषि। तो चारे की फसल जो होती है वो मिश्रित कृषि का मुख्य घटक होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है मिक्स फार्मिंग वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये किसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि मिक्स फार्मिंग में जो है जो एग्रीकल्चर की जाती है उसमें चारे की फसल जो है वो स्पेशल उगाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या है मिक्स फार्मिंग में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ साथ जो है एनिमल रियरिंग भी किया जाता है। तो इसीलिए फॉडर क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट ingredient or important component of this type of farming. Next question, question number 14 is which one of the following is related to push factor of migration? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है, प्रतिकारक से संबंधित है। तो सबसे पहले तो प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं। प्रतिकर्ष कारक यानी कि जो व्यक्ति को मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर करते हैं। तो इसमें से देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जो ए है वो है नेचुरल डिज़ास्टर्स। बी प्लेजेंट क्लाइमेट। सी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डी पीस एंड स्टेबिलिटी यानी कि प्राकृतिक विपदाएं, अनुकूल जलवायु, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, शांति व स्थायित्व। तो इन सब में से जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स या प्राकृतिक विपदाएं, जो कि क्या है प्रतिकर्ष कारक होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है केस स्टडी, जिसमें कि आपको कुछ जानकारी दी गई है और ये 2-3 पैराग्राफ्स हैं। इसमें इसको आपको अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 को आंसर करना है। तो ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें भी आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको कि पढ़ के आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो अभी इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हम सीधा आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हमारा सेक्शन सी जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल बेल्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो दक्षिण पश्चिमी पठार क्षेत्र है जो कि एक खनिज पेटी के रूप में भी जाना जाता है, तो उसके बारे में उसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहले तो इसमें ये लिखना है कि जो ये बेल्ट है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु अपलैंड्स एंड केरला। तो जो ये भारत के जो दक्षिण में जो राज्य हैं यानी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा, तो ये जो बेल्ट है ये मतलब ये खनिज का जो क्षेत्र है वो ये वाला है, जो साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन जिसे कहा गया है। फिर सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है या जो इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि दिस बेल्ट इज़ रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट। तो ये फेरस मेटल्स के लिए यानी कि जो लौह धातुएं हैं उनके लिए और बॉक्साइट के लिए बहुत ही काफ़ी जाना जाता है ये। थर्ड इज़ इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन ओर, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। तो यहाँ पे अच्छा जो ग्रेड है उसका आयरन ओर जो है लौह अयस्क जिसे कहते हैं वो पाया जाता है, साथ ही मैग्नीज और चूना पत्थर, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जो है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ दिस बेल्ट लैक्स इन द कोल डिपॉजिट एक्सेप्ट द निवेली लिग्नाइट माइंस। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयले का बहुत अधिक ज़्यादा भंडार नहीं है, बस जो नवेली एरिया है वहाँ पे लिग्नाइट जो माइंस है वहाँ पे जो कोल है यानी कोयला वो प्राप्त होता है।
तो ये सब जो थे ये थे भारत के जो दक्षिण पश्चिमी पठार है उसके मुख्य विशेषताएं, जो कि एक खनिज बेल्ट है, जो कि एक मिनरल बेल्ट है भारत की। 20th का जो बी पार्ट है उसमें क्वेश्चन है कि मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल बेल्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो अब बिल्कुल ये दोनों में चॉइस भी है दोनों क्वेश्चंस में, और यहाँ पे आपको देना है जो भारत का नॉर्थ वेस्टर्न जो है, तो नॉर्थ वेस्टर्न जो बेल्ट है उसके बारे में। अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था साउथ वेस्टर्न प्लेटो, और अब है नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसका वो क्षेत्र जो है वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र है भारत का, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है और गुजरात का क्षेत्र है वो इस मिनरल बेल्ट में आता है। दूसरा है कि मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। तो जो ज़्यादातर यहाँ पे वो मिनरल्स हैं जो कि हमारे धारवाड़ जो सिस्टम ऑफ रॉक्स है उसमें जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं। तो इसके जो मुख्य जो खनिज हैं वो हैं कॉपर, जिंक। तो ये इसके सबसे मेन जो यहाँ पे पाए जाने वाले खनिज हैं कॉपर एंड जिंक। तो उसके बाद है राजस्थान इज़ रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स, दैट इज़ सैंड स्टोन्स, ग्रेनाइट, मार्बल एक्सेट्रा। और इसी क्षेत्र में जो एक जिसको कि स्टोन एरिया भी बोला जाता है, बिल्डिंग स्टोन एरिया, जो कि भवन निर्माण इत्यादि में जो यूज़ होता है, जैसे कि जिसमें संगमरमर है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, तो वो सब भी जो है उसका मेन सोर्स कहाँ है, राजस्थान में। तो ये जो था ये है नॉर्थ वेस्टर्न जो भारत की जो मिनरल बेल्ट है उसकी कुछ महत्वपूर्ण उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है वाई इज़ फेज सेकेंड 1921 to 1951 of growth of population referred to as the period of steady population growth in India, explain by giving any 3 arguments। तो यहाँ पे मतलब जो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं उसमें जो सेकंड अवस्था है 1921 से लेकर 1951 तक की, उसको स्थिर जनसंख्या अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में हमें जो है तर्क देना है। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है कि सबसे पहली इसका जो रीज़न है वो ये है कि सबसे पहला है कि एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे देश में जो है इस टाइम पीरियड में क्या था, थोड़ा हेल्थ और सैनिटेशन में जो है इम्प्रूवमेंट हुई थी, उसमें सुधार हुआ था स्वास्थ्य सुविधाओं में, जिसकी वजह से कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है वो कुछ कम हो गई थी। ठीक है। सेकंड जो इसमें रीज़न है वो है कि द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट देन प्रीवियस फेज़। तो इससे जो पिछले फेज़ थे उसमें क्या था कि बर्थ रेट तो ज़्यादा थी लेकिन डेथ रेट भी ज़्यादा थी, लेकिन इसमें क्या हुआ इस पीरियड में कि जो बर्थ रेट है वो हाई ही रही, तो उसकी वजह से मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे होती रही। नेक्स्ट इज़ एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल्सो। और जो इस समय जो जनसंख्या का वितरण था वो भी, क्योंकि उस समय तक थोड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ठीक हो गया था और कम्युनिकेशन सिस्टम भी नए उनके खोज लिए गए थे, तो इसलिए जो है जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मतलब हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी चेंज आया था। तो इसीलिए जो है ये ग्रोथ पीरियड है जिसको कि फ़ेज़ 2 कहा गया है, तो इसमें जो है जनसंख्या का क्या था, स्टडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था।
क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन इरिगेटेड एंड रेन फेड फार्मिंग इन इंडिया। तो मतलब भारत में जो एक तो सिंचित कृषि है और दूसरा क्या है, वर्षा आधारित या वर्षा पर जो निर्भर कृषि है, उन दोनों में हमें अंतर बताना है। तो इसका जो अंतर है वो हम इस तरह से देंगे कि सबसे पहला जो है वो तो इरिगेटेड फार्मिंग जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ प्रोटेक्टिव एंड अदर वन इज़ प्रोडक्टिव। तो जो प्रोटेक्टिव इरिगेशन है तो वो क्या होती है, मतलब टू इरिगेट, और दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज़ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डाइवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। यानी कि हमारे जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें मॉइस्चर की कमी को पूरा करने के लिए जो है ये इस तरह की जो इरिगेशन है वो की जाती है, प्रोटेक्टिव इरिगेशन। एंड द प्रोडक्टिव इरिगेशन इज़ टू रेज द प्रोडक्टिविटी, यानी कि the productive irrigation is to provide sufficient soil moisture in the cropping season to achieve high productivity, जो कि मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए की जाती है, राइट। और जबकि जो रेन फेड फार्मिंग है उसको भी हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, वन इज़ ड्राई लैंड एंड वन इज़ वेटलैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग यानी जो कि ड्राई एरियाज़ में जहाँ पे कि रेनफॉल जो है लेस देन 75 सेंटीमीटर होती है, तो ऐसे एरियाज़ में जो है फार्मिंग वो ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है। जबकि वेटलैंड फार्मिंग यानी जहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है या अच्छा रेनफॉल होता है, वहाँ पे वेटलैंड फार्मिंग की जाती है। सेकेंड डिफरेंस इज़ जो इरिगेटेड फार्मिंग है उसमें मतलब दैट इज़ फॉर मोर प्रोडक्शन, ज़्यादा अधिक उत्पादन के लिए जो है वो किया जाता है। और डेफिशिएंट एरियाज़ में जहाँ पे कि मॉइस्चर की कमी है, जहाँ पे जल की कमी है, वर्षा की कमी है, ऐसे एरियाज़ में इनको किया जाता है। जबकि रेन फेड फार्मिंग में जो है वो मतलब द फार्मिंग इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द मानसून, वो मानसून पर, वर्षा पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट आर द मेन क्रॉप्स। तो इरिगेटेड फार्मिंग में जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं कॉटन है और बीन्स हैं। तो ये सब जो हैं ये इरिगेटेड फार्मिंग के क्रॉप्स हैं। जबकि जो रेन फेड फार्मिंग की क्रॉप्स होती हैं वो ड्राई क्रॉप्स होती हैं, या जो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं जैसे कि रागी, बाजरा, ग्राम वगैरह। तो ये सब जो होते हैं ये रेन फेड फार्मिंग की क्रॉप्स होती हैं। तो ये मेन इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23A, human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws. Evaluate the statement in the context of naturalization of humans. तो इस में जो है हमें ये कहा गया है कि मानव ने जैसे जैसे प्रकृति के नियमों की जानकारी और अंडरस्टैंडिंग हासिल की, उस तरह से धीरे धीरे हमारी जो है टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। तो अब हमें इसको, इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव के प्रकृतिकरण के संदर्भ में हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसका हम कैसे पॉइंट्स देंगे, इसका आंसर जो है इस तरह से कि सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी सोसाइटी का कल्चरल डेवलपमेंट का लेवल बताती है कि कितना सोसाइटी ने विकास किया है, तो वो पता चलता है वहाँ की टेक्नोलॉजी से। सेकेंड इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प्ड अस टू डिस्कवर फायर। तो जैसे जैसे हमने ये जो साइंस के कंसेप्ट्स हैं, फ्रिक्शन है, हीट है, इसके बारे में हमने इसको समझा तो हमने जो है फायर को डिस्कवर किया।
नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स एनेबल अस टू कॉन्कर मैनी डिजीजेस। और जैसे जैसे हमने डीएनए को समझा, जेनेटिक्स का कंसेप्ट हमने समझा, तो उससे क्या हुआ कि हमने कई सारी जो बीमारियां हैं उन पर उनका इलाज ढूंढ लिया, उन पे विजय प्राप्त कर ली। वी यूज़ द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स टू हेल्प और टू डेवलप फास्टर प्लेन्स। और हमने जो ये एरोडायनेमिक्स का लॉ है, इससे हमने कई जो फास्टर प्लेन्स हैं उनको भी उनका आविष्कार किया। तो जो नॉलेज है, नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। तो हैंस वी प्रूव दैट कि जो ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमें प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एंड टेक्नोलॉजी लूजन्स द शेकल ऑफ एनवायरनमेंट टू ह्यूमन बींग्स। और जो टेक्नोलॉजी है वो हमें मदद करती है कि हमें ये जो प्रकृति का जो शिकंजा है उससे बाहर आने की, यानी कि जो भी प्रकृति के प्रकोप हैं हम उन पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 23B, द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड एवरीवेयर, इवेल्युएट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो इसमें कहा गया है कि मतलब जो मानवीय क्रियाओं की छाप जो है वो हर जगह है, तो हमें इस स्टेटमेंट को जो है वो इवेल्युएट करना है। इस स्टेटमेंट की जो समीक्षा है वो हमें करनी है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर यानी मतलब प्रकृति पे मानव की छाप किस किस तरह से, मतलब ये जो थॉट है ये डेवलप हुआ। तो इसके आंसर में जैसे हम बता सकते हैं कि द पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये धीरे धीरे समय के साथ साथ मानव ने प्रकृति को और उसके लॉज को समझा, उसकी फोर्सेस को समझा। नेक्स्ट इज़ द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। देन दे मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। यानी मतलब पहले ज़रूरत जो थे उस स्टेट से अब स्टेट ऑफ फ्रीडम पे, मतलब अब इस स्टेट तक जो है वो मानव पहुंच चुका है। देन दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ विद रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और जो भी प्रकृति से हमें रिसोर्सेज प्राप्त हैं उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढी हैं हमने। एंड द नेक्स्ट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। तो जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं उन्होंने मतलब उनकी क्रियाओं ने जो एक कल्चरल लैंडस्केप जो क्रिएट किया है, डेवलप किया है। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो मतलब रोड्स हैं, विलेजेस, सेटलमेंट्स, महानगर और खेत हैं, पास्चर्स हैं, ये सब, इवन द सी रूट्स एंड द सैटेलाइट्स, ऑल दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच क्रिएट लैंडस्केप अराउंड अस। तो ये ऑल दीज आर द imprints of human activities which we see everywhere। तो ये सब हमें इसके आंसर में हम इस तरह से लिखेंगे।